रीत और रणविजय हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। अब ये यहाँ क्या करने आए हैं? रीत धनुष को देखते हुए मन में बोलती है। धनुष नैना की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए दोनों अंदर आते हैं। कैसे हैं मिस्टर राणावत? धनुष रणविजय को गुलदस्ता देते हुए बोला। जी मैं ठीक हूँ, रणविजय गुलदस्ता लेते हुए बोलता है। धनुष रीत की तरफ देखते हुए बोला, आप कैसी हैं मिसेज राणावत? धनुष के मुंह से मिसेज राणावत सुनकर रणविजय हैरान हो जाता है। वो धनुष की तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, आप सब कुछ जानते हैं कि रीत मेरी बीवी है? हाँ, धनुष हाँ में सर हिलाते हुए बोला। चलो अच्छा है, इनको सब पता चल गया, अब ये मेरी बीवी पर लाइन नहीं मारेंगे। थैंक यू भगवान, चलिए आपने कुछ तो अच्छा काम किया मेरी जिंदगी में। वैसे मुझे नहीं पता था आप इतनी जल्दी मेरी बात सुन लोगे। गॉड आप ग्रेट हो, रणविजय मन में सोचते हुए भगवान को धन्यवाद कर रहा था। क्या हुआ मिस्टर राणावत, आप क्या सोच रहे हो? रीत रणविजय की तरह देखते हुए बोली। हाँ हकू, कुछ भी तो नहीं, रणविजय बदलते हुए बोला। वैसे मुझे आपसे सॉरी बोलना था मिसेज राणावत, धनुष नजरें नीचे झुकाए बोला। धनुष की बात सुनकर रणविजय और रीत दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। सॉरी पर क्यों? रीत हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली। उन सब चीजों के लिए जो मैंने आपके साथ की, मुझे सच में नहीं पता था कि आप मिसेज राणावत हैं। धनुष शर्मिंदा था अपनी हरकतों पर। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं, पर उस वक्त पता नहीं क्यों मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दीजिए मिसेज राणावत। इट्स ओके मिस्टर कपूर, मुझे खुशी है आपको अपनी गलती का एहसास तो है, रीत मुस्कुराते हुए बोली। मैं वापस ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। पर क्यों, आपका बिजनेस तो यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप वापस क्यों जा रहे हैं? रणविजय धनुष की तरफ देखते हुए बोला। हाँ अच्छा चल रहा है, पर मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ मिस्टर राणावत। मुझे आप दोनों की जिंदगी से दूर चले जाना चाहिए, इसी में हमारी और आपकी भलाई है, धनुष रीत की तरफ देखते हुए बोला। धनुष की आंखों में रीत के लिए अभी भी प्यार था, वो उसकी बातों में भी पता चल रहा था। ठीक है मैं चलता हूँ मिस्टर राणावत, धनुष रणविजय के गले लगता है और उसके कान में धीरे से बोलता है। इस जन्म में तो आपने रीत को अपना बना लिया है मिस्टर राणावत, पर अगले जन्म में रीत सिर्फ और सिर्फ धनुष कपूर की ही होगी। धनुष रणविजय के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए उसे अलग होता है। धनुष की बात सुनकर रणविजय उसको हैरानी और गुस्से से घूरता है। तू कुछ भी कर ले धनुष कपूर, रीत इस जन्म क्या अगले 7 जन्मों तक सिर्फ और सिर्फ रणविजय सिंह राणावत की है और उसकी ही रहेगी। रणविजय मन ही मन धनुष को घूरते हुए बोला। धनुष वहां से चला जाता है। नैना भी जा रही थी, पर वो फिर से मुड़कर रणविजय की तरफ देखते हुए बोली, उस दिन के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा मिस्टर राणावत, आप तो मेरी फीलिंग्स अच्छे से समझते हैं, जब अपना प्यार किसी और को देखता है तो कैसा लगता है। नैना रीत की तरफ देखते हुए बोली। जी मैं बहुत अच्छे से इस फीलिंग को समझता हूँ, और मैंने उस रात के लिए आपको कब का माफ कर दिया था, उस रात आप होश में नहीं थी मिस नैना। कोई बात नहीं, रणविजय मुस्कुराते हुए बोला। थैंक यू, इतना बोलकर नैना वहां से चली जाती हैं। ये प्रवीण कहाँ रहेंगे? निकले तो साथ में थे। साक्षी पार्किंग में खड़े प्रवीण का इंतजार कर रही थी। कहो तो मैं छोड़ दूं आपको, आदित्य अपनी कार में बैठते हुए बोला। आपसे किसी ने मदद मांगी क्या? मुझे नहीं चाहिए आपकी मेहरबानी, साक्षी सामने देखते हुए आदित्य से बोलती है। ठीक है जैसी आपकी मर्जी, पर आप ऐसे कितनी देर तक उनका इंतजार करेगी? पता नहीं वो कहाँ बिजी हो, आदित्य अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए बोला। मैं उसका इंतजार पूरी जिंदगी कर सकती हूँ, साक्षी कहीं खोई सी आदित्य से बोली। साक्षी की बात सुनकर आदित्य को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसके दिल में एक दर्द सी उठती है। अब यहाँ खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से, साक्षी उसे घूरते हुए बोली। एक बात बताओगी आप? आदित्य उसकी तरफ देखते हुए बोला। बोलो, आप मुझसे ऐसे क्यों बोलती हो जैसे दुनिया में मैं सबसे बुरा हूँ? आप दुनिया में सबसे बुरे हों? ओके, कौन अच्छा लड़का बिना किसी लड़की के परमिशन के उसको किस करता है? बोलो यार, वो तो मुझे गुस्सा आ गया था इसलिए गलती से हो गया, आदित्य मुंह बनाते हुए बोला। अच्छा तो क्या गुस्से में आप कुछ भी करोगे? सॉरी यार, मुझसे गलती होगी। आदित्य का उदास चेहरा देखकर साक्षी को बुरा लगता है। ठीक है माफ किया, पक्का, आदित्य खुश होते हुए बोला। हाँ तो ठीक है, चलिए ना मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है, प्रवीण आते होंगे। अरे प्लीज आए ना, पता प्रवीण को कोई काम आ गया हो। देखिए अगर आप नहीं आए तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। आदित्य की बात सुनकर उसका दिल रखने के लिए साक्षी उसकी कार में बैठ जाती हैं। वो दोनों वहां से चले जाते हैं।
इधर रिया पार्क की बेंच पर बैठी सर झुकाए रोए जा रही थी कि तभी कोई उसके सामने पानी का गिलास लाता है। रिया सर उठाकर सामने देखती है तो प्रवीण उसको इशारा करते हुए पानी लेने को बोलता है। नहीं चाहिए। रिया मुंह फेरते हुए अपने आंसू पोंछने लगती है। प्रवीण उसके बगल में बैठ जाता है। देखिए, मेरा कोई हक तो नहीं है आप दोनों के बीच में बोलने का, पर मैं इतना बोलूंगा कि जिस रिश्ते में इज्जत ना हो वो रिश्ता नहीं होता है। प्रवीण की बात सुनकर रिया उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए बोली, आप होते कौन है ये बताने वाले कि हमारा रिश्ता रिश्ता नहीं है। रिया की बात सुनकर प्रवीण थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और फिर बोलता है, मैं जानता हूँ मैं कोई नहीं होता ये बोलने वाला, पर आप ही सोचिए, जो इशारा शादी से पहले आपके ऊपर हाथ उठा सकता है वो शादी के बाद क्या करेगा। रघुवीर ऐसे नहीं है प्रवीण जी, वो तो बस उनको गुस्सा बहुत आता है इसलिए। रिया की बात बीच में काटते हुए प्रवीण बोला, गुस्सा आता है तो क्या सबके सामने वो आप पर हाथ उठाएंगे, ये ठीक नहीं है रिया। पर वो प्यार बहुत करते हैं मुझसे। रिया रघुवीर का पक्ष लेते हुए बोली। प्रवीण हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, वो तो मैंने देख ही लिया है कि कितना प्यार करते हैं वो आपसे, अगर अपनी गर्लफ्रेंड पर हाथ उठना प्यार है तो फिर आप सही होगी रिया। मैं क्या करूं प्रवीण जी, ये तो आप अच्छे से जानती हैं क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, आपको पता है आपको क्या करना है। बस मैं इतना ही बोलूंगा कि शादी कोई खेल नहीं है और आपको इस इंसान के साथ पूरी जिंदगी रहना। एक बार ध्यान से सोचिएगा, जो अभी आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है वो शादी के बाद क्या खाक आपकी इज्जत करेगा। प्रवीण उठते हुए थोड़ा आगे जाते हुए बोला, आगे तो आप खुद समझदार हैं, और हाँ आप परेशान मत होना, मैं किसी को भी आज यहाँ क्या हुआ कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बात आप खुद अपनी फैमिली को बताएं। इतना बोलकर प्रवीण वहां से चला जाता है और रिया को अपने रिलेशनशिप में सोचने के लिए मजबूर कर जाता है। रीत रणविजय की अच्छे से देखभाल कर रही थी जिससे रणविजय की हालत दिन पर दिन बेहतर होने लगी थी। रणविजय की तबीयत में सुधार देखकर डॉक्टर ने रणविजय को हफ्ते भर में डिस्चार्ज कर दिया था। रणविजय अब ठीक था, पर पैर में और उल्टे हाथ में अभी भी प्लास्टर होने के कारण वो ऑफिस तो नहीं जा सकता था, इसलिए उसने घर से ही अपना ऑफिस का काम संभाल लिया था। धनुष तो वापस ऑस्ट्रेलिया चला गया था और रीत ने भी धनुष की नौकरी छोड़ दी थी। इस वक्त वो बस अपने बच्चे आर्थिक और अपने पति रणविजय की तबीयत पर ध्यान देना चाहती थी। जी, आप सबने सही सुना, रीत अपने इस रिश्ते को एक मौका देने को तैयार थी। वो समझ गई थी कि भगवान ने उसे एक और मौका दिया है अपनी बेरंग जिंदगी में रंग भरने को। भगवान ने उससे एक स्थिति छीना था तो दूसरे का हाथ भी बधा दिया था, पर हाथ पकड़ना और ना पकड़ना ये रीत को सोचना था और उसने सोच लिया था वो रणविजय को खोना नहीं चाहती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। रणविजय जब जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा था तब रीत के दिल में यही चल रहा था कि काश रीत तूने अगर मिस्टर रानावत को हाँ बोल दिया होता, अगर तू उनको अपना लेती तो शायद वो आज यहाँ नहीं होते। रीत को लगता है भगवान ने उसे एक और मौका दिया है अपनी गलती और अपनी जिंदगी को सही करने का, पर वो ये नहीं जानती कि कोल्ड स्वेट स्माइल भगवान ने नहीं बल्कि इस कहानी की राइटर मतलब कि मैंने सी नो ईवल उसे ये मौका दिया है। टीयर्स ऑफ जॉय कोल्ड स्वेट स्माइल। भाई इस वक्त तो रीत के लिए मेरे मुंह से यही डायलॉग निकल रहा है, जा रीत जा जिले अपनी जिंदगी। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। रानावत परिवार में हर किसी ने आर्थिक को अपना लिया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दादी जी ने सबसे बोल दिया था कि आर्थिक रानावत परिवार का हिस्सा है और कोई भी उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। रणविजय तो आर्थिक से पहले से ही घुला मिला था इसलिए उसको वक्त नहीं लगा, पर परिवार में और सबसे आर्थिक का घुलना मिलना आसान नहीं था। वहीं सिमरन को रीत का रहना इतना नहीं खटक रहा था जितना आर्थिक का। वहीं रणधीर को कभी कभी आर्थिक को देखकर रणविजय के बचपन की याद आ जाती थी। आर्थिक की कुछ हरकतें बिल्कुल रणविजय जैसी हैं और बचपन वाला रणविजय बिल्कुल आर्थिक जैसा दिखता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसलिए रणधीर जी को आर्थिक के साथ खेलना, उसकी बातें सुना बहुत अच्छा लगता था, पर सिमरन आर्थिक को अपना नहीं पा रही थी। वो बस ये चाहती थी कि आर्थिक रानावत मेंशन से दूर चला जाए। इधर जब से प्रवीण ने रिया को समझाया था तब से वो रघुवीर से दूर दूर रहने लगी थी। वो अपने और रघुवीर के रिश्ते के बारे में एक बार और सोचना चाहती थी, इसलिए उसने अपने परिवार से शादी की बात आगे नहीं बढ़ाई थी। इन्हीं सब चीजों में ठंड का एक और महीना मतलब फरवरी भी निकल जाता है और मार्च शुरू हो जाता है। मार्च में होली थी और सभी परिवार वालों ने इस बार की होली अपने पुश्तैनी हवेली में मनाने का फैसला लिया था। दादी का कहना था कि शादी के बाद रणविजय और रीत उनके कुल देवी के दर्शन करने भी नहीं जा पाए थे और रीत ने उनका गांव और पुश्तैनी हवेली भी नहीं देखी, तो इस बार सब लोग होली उनके गांव उदयपुर में मनाएंगे। 2 दिन बाद सबको उदयपुर के लिए निकलना था। अब दादी ने कहा है तो कोई ना भी नहीं कर सकता था, इसलिए सब अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं।
जब दादी ने रीत से अपने भाई और अपनी दोस्त को भी साथ ले जाने को बोल देती हैं। जब ये बात आदित्य को पता चलती है कि साक्षी भी चल रही है तो उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। रणविजय का हाथ पैर भी ठीक हो गए थे और वो अब चलने लगा था। वो अपने कमरे में कुछ काम कर रहा था कि तभी रीत वहां आ जाती है। रणविजय को लैपटॉप पर काम करते हुए देखकर रीत बोलती है, माना कि आप ठीक हो गए हैं पर इतना काम आपकी तबीयत खराब कर देगा। बस थोड़ा सा काम है, अब कुछ दिन के लिए हम लोग आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं तो सोचा ये काम खत्म कर लूं। रणविजय लैपटॉप में देखते हुए बोला। रणविजय का मूड अच्छा देखकर रीत रणविजय को सच्चा बताने के बारे में सोचती है। मिस्टर रानावत, रीत धीरे से बोली। हाँ, रणविजय अपना काम करते हुए बोला। वो ना, मुझे कुछ बताना है पर समझ नहीं आ रहा है कैसे बताऊं। रीत अपनी नजरें झुकाकर बोली। रीत को घबराता हुआ देखकर रणविजय उसके पास जाकर उसके चेहरे को ऊपर करते हुए उसकी आंखों में देखता है। मैं जानता हूं आपको क्या बताना है। रणविजय की बात सुनकर रीत की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो घबराते हुए बोली, क्या क्या बताना है मुझे। रणविजय उसके कान के पास जाता है और धीरे से बोलता है, यही कि आप मुझे पसंद करने लगी हैं। रणविजय की बात सुनकर रीत के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वो रणविजय को धक्का देते हुए दूर करते हुए बोली, आप बहुत बेशर्म हो गए हैं मिस्टर रानावत, दूर हटिए मुझसे। इतना बोलकर रीत वहां से जाने लगती है कि रणविजय उसकी कलाई पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे रीत की पीठ रणविजय के सीने से लग जाती है। रीत की दिल की धड़कन तेज तेज चल रही थी। वो लंबी लंबी सांस लेने लगती है। रणविजय रीत की कंधे को पकड़ता है और एक हाथ से उसके खुले बालों को आगे करता है और अपने ठंडे सख्त होंठों से वो रीत की पीठ को चूम लेता है। जैसे ही रणविजय के होंठ रीत की गोरी पीठ पर महसूस होते हैं, रीत अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी धड़कन और तेजी से चलने लगती है। फिर रणविजय कंधे से हाथ हटाकर धीरे धीरे रीत के हाथ को छूटा हुआ उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो पहले उसके कानों के पीछे किस करता है और फिर वो रीत की गोरी पतली कमर को पकड़ता है और फिर वो रीत को अपनी तरफ घुमा देता है। रणविजय की नजरें रीत के चेहरे पर जाकर रुक सी गई थी। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। रीत ने अभी अपनी आंखें बंद करके रखी थी और उसकी धड़कनें इतनी तेज चल रही थी कि रणविजय को साफ साफ सुनाई दे रहा था। गोरे गोरे गालों पर शर्म से गुलाबी सुर्ख गाल हो गए थे। रणविजय धीरे से रीत की तरफ झुका और उसकी गर्दन पर किस कर लिया। फिर उसने एक एक करके रीत की आंखों को भी चूमता है। फिर वो रीत के माथे को चूम है। वो अपना माथा रीत के माथे से लगाते हुए धीरे से रीत से बोला, मिसेज रानावत, क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? हम अपनी शादी को एक और मौका दे सकते हैं क्या? रीत ने अभी भी आंखें बंद कर रखी थी। रणविजय की बात सुनकर उसके आंखों से एक आंसू उसके गाल पर आ जाता है। वो हाँ में अपना सर हिला देती है। मिसेज रानावत, मिसेज रानावत। रीत के कानों में आवाज गूंजते ही वो होश में आती है तो वो देखती है कि वो खुली आंखों से सपना देख रही थी। वो देखती है कि रणविजय उसे ही हैरानी से देख रहा। वो अभी भी लैपटॉप पर वही बेंच पर बैठे काम कर रहा था और वो रणविजय से बहुत दूर खड़ी थी। उसको एहसास होता है कि इतनी देर से जो कुछ हो रहा था वो जब उसका कल्पना थी। क्या हुआ मिसेज रानावत, आप ऐसे वहां क्यों खड़ी हो? रणविजय उसकी तरफ देखते हुए बोला। हाँ, कुछ नहीं, रीत शर्म से नजरें चुराते हुए बोली। रणविजय को रीत का बर्ताव बहुत बदला बदला लग रहा था। वो रीत के पास जाता है और उसकी आंखों में देखने की कोशिश करता है। रीत नजरें झुकाते हुए धीरे से बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि आपको झूठ बोलना नहीं आता है। रणविजय रीत के दोनों कंधों पर अपने हाथ रखते हुए उसे प्यार से देखते हुए बोला। मैं झूठ क्यों बोलूंगी आपसे? ये तो आप बताएंगी कि आपको क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। रीत रणविजय से दूर हो जाती है और जाने लगती है। तभी रणविजय उसका हाथ पकड़ लेता है। रणविजय के छुअन से ही रीत की दिल की धड़कन तेज चलने लगती है। उसके पूरे शरीर में एक झंझनाहट सी होती है। वो अपनी दिल की धड़कन को काबू में करते हुए अपने धड़कते दिल के साथ धीरे से बोली, मिस्टर रानावत, ये आप क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़िए ना मेरा। रीत अपनी कलाई को छुड़ाने की कोशिश करती है। रणविजय रीत को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे रीत की पीठ रणविजय के सीने से चिपक जाती है। अरे ये सब तो वैसा ही हो रहा जैसा मैंने ख्वाब में देखा था, रीत मन में सोचते हुए बोली। रणविजय धीरे से रीत के पतली सी कमर पर हाथ रखता है। रणविजय के ठंडे सख्त हाथ रीत की गोरी और मुलायम सी कमर को छूते हैं तो रीत की आंखें रणविजय की छुअन से खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। रणविजय रीत को अपनी तरफ घुमाता है और उसकी मासूमियत को बहुत प्यार से निहारते रहता है।
रीत के होंठ घबराहट के कारण कांप रहे थे और उसके दिल की धड़कन रणविजय के इतने पास होने से बढ़ घट रही थी। रणविजय, उसकी धड़कनों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। रणविजय प्यार से रीत के गालों पर अपने दोनों हाथ रख देता है और फिर वो अपने होंठ से रीत के माथे को चूम लेता है। रणविजय का प्यार रीत को अच्छे से महसूस हो रहा था। रीत को लगता है कि रणविजय अब उसे किस करेगा। ये सोचते ही रीत के पूरे शरीर में झुनझुनाहट होने लगती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कसकर अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर लेती है। पर कुछ देर तक भी उसको कुछ महसूस नहीं होता है तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। इधर रिया गुमसुम सी बाहर गार्डन में बैठी थी और सामने चिड़ियों को दाना खाते हुए देख रही थी कि तभी उसके कान में किसी की आवाज आती है। आप यहाँ क्या कर रही हैं, वो भी अकेले? रिया अपना सर ऊपर करके उस इंसान की तरफ देखती है। सामने प्रवीण खड़ा था, अपनी पॉकेट में हाथ डाले हल्की सी मुस्कान लिए वो रिया को देख रहा था। रिया ने उसकी तरफ देखा और फिर से सामने चिड़ियों को देखते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे थे। ऐसे तो कुछ भी नहीं होता है रिया, आप अभी भी परेशान हैं। प्रवीण उसके पास बैठते हुए बोला। ऐसा कुछ नहीं है प्रवीण जी, आप अपना बताएं, आप यहाँ कैसे? रिया उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो बस आर्थिक से मिलने आया था, बहुत दिन हो गए उससे मिला नहीं हूँ तो सोचा उसे मिलाओ। वैसे वो है कहाँ? प्रवीण इधर उधर देखते हुए बोला। अंदर ही होगा, बहुत प्यारा है आर्थिक, लगता ही नहीं है कि वो अभी अभी यहाँ आया है, सबसे घुल मिल गया है। हाँ, बच्चे होते ही ऐसे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कौन सगा है कौन सौतेला, जहाँ उन्हें प्यार मिलेगा वो उनके हो जाएंगे। प्रवीण रिया को देखते हुए बोला। हाँ, आपने सही कहा, वैसे आर्थिक और भाई की बहुत सी चीजें एक जैसी हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आर्य भाई का ही बेटा हो। रिया ने तो ये बात मजाक में कही थी पर प्रवीण को ये बात दिमाग पर आ गई थी, वो कुछ सोचने लगता है। मामू, आर्थिक भागते हुए प्रवीण के पास आता है जिससे प्रवीण अपने ख्यालों से बाहर आता है। कैसे हो आप? प्रवीण उसको अपनी गोदी में बैठते हुए बोला। बढ़िया। आर्थिक बेबी यहाँ आओ, रिया अपने हाथ फैलाते हुए बोली। आर्थिक जल्दी से रिया के पास चला जाता है। अच्छा जी, मामू से ज्यादा अब बुआ प्यारी हो गई हैं, प्रवीण झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोला। नहीं, पर बुआ बहुत अच्छी है, मामू मेरे साथ खेलती हैं और बहुत प्यार करती हैं, आर्थिक रिया के गले लगते हुए बोला। अच्छा जी, तो मामू नहीं करते हैं क्या प्यार? प्रवीण मुंह बनाते हुए बोला। करते हैं ना, पर आर्थिक बुआ से ज्यादा प्यार करता है। क्यों आर्थिक? रिया आर्थिक के गाल पर किस करते हुए बोली। हाँ, आर्थिक बुआ से बहुत प्यार करता है मामू, और आप मेरी बुआ से जलो मत, आर्थिक मासूमियत से बोला। आर्थिक की बात सुनकर रिया खिलखिलाकर हंस पड़ती है और प्रवीण झूठा गुस्सा दिखाते हुए अपने कमर पर दोनों हाथ रखते हुए बोला। अच्छा बच्चू, अभी बताता हूँ कौन चल रहा है। प्रवीण की बात सुनकर आर्थिक भागने लगता है और प्रवीण उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। रिया भी खड़ी हो जाती है और उन दोनों को देखते हुए हंसने लगती है। प्रवीण आर्थिक को पकड़ने वाला था कि तभी वो रिया के पीछे चला जाता है, जिससे प्रवीण रिया से टकराने वाला था पर वो खुद को बैलेंस करने की कोशिश करता है, फिर भी वो रिया से टकरा जाता है जिससे रिया गिरने वाली थी, पर प्रवीण जल्दी से उसके हाथ को थाम लेता है और दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़ लेता है। डर के कारण रिया ने आंखें बंद कर ली थी, उसके चेहरे पर अभी डर साफ दिख रहा था। बड़ी घनी पलकों वाली मासूम सी सूरत वाली उस लड़की पर प्रवीण को बहुत प्यार आ रहा था। वो एकटक बस रिया को देखे जा रहा था। रिया को देखते हुए प्रवीण के कानों में एक शायरी गूंज रही थी। उफ, ये तेरी मासूमियत हमें दीवाना बना गई, तेरी मासूमियत से हम बचकर निकले तो तेरी ये हिरनी जैसी आंखें हमें घायल कर गई। रिया ने धीरे धीरे जब अपनी आंखें खोली तो कुछ पल वो भी प्रवीण की आंखों में जैसे खो सी गई। उसे प्रवीण की आंखों में कुछ अलग एहसास दिखाई देते हैं, वो धीरे से अलग हो जाती हैं। कुछ देर के लिए माहौल बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। माहौल की गंभीरता समझते हुए प्रवीण आर्थिक को गोदी में उठा लेता है। शैतान, बहुत शैतानी करने लगे हूँ, देखो अभी आप बुआ को गिरा देते ना, प्रवीण रिया का ध्यान बदलने के लिए बोला। सॉरी बुआ, आर्थिक अपने छोटे छोटे हाथ अपने कान को पकड़ते हुए बहुत मासूमियत से बोला। कोई बात नहीं आर्थिक, वैसे आपके मामू के पास ताकत बहुत है, रिया प्रवीण को देखते हुए बोली। हाँ, मेरे मामू बहुत स्ट्रॉन्ग है बुआ, वो जिप जाते हैं, आर्थिक मामू के गाल पर किस करते हुए बोला। जिप जाते हैं? रिया हैरानी से बोली। बाबू जिप नहीं, जिम होता है, प्रवीण आर्थिक को देखते हुए बोला। हाँ, वही आप समझे ना, आर्थिक अपने दोनों हाथ प्रवीण की तरफ करते हुए बोला। हाँ बाबू, प्रवीण हंसते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। और बुआ आप? आर्थिक जल्दी से रिया की तरफ देखते हुए बोला।
कौन है? हाँ, रिया अपनी मुस्कान छुपाते हुए बोली। तो फिर? आर्थिक हाथ से अपने माथे को मारते हुए बोला। आर्थिक की बड़ों की तरह बातें करते देखकर रिया और प्रवीण को हंसी आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए हंसने लगते हैं। उन दोनों को ऐसे एक साथ हंसते हुए दूर से रघुवीर देख रहा था। उसके आंखों में प्रवीण के लिए नफरत साफ साफ दिख रही थी। गुस्से से उसकी हाथ की मुठियां बंध गई थी और जबड़े कस गए थे। रघुवीर शेखावत तुमको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा रिया सिंह राणावत। मैं तुमसे हर एक चीज का बदला जरूर लूंगा, इस धोखे को भी मैं भूलूंगा नहीं रिया। मैंने बहुत पापड़ बेले हैं तुम्हारी हाँ के लिए, इतनी आसानी से तो हाथ से नहीं जाने दे सकता तुम्हें। बस एक बार शादी हो जाए फिर तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। ये बोलकर रघुवीर घर के अंदर चला जाता है। वहीं कोई और भी रिया और प्रवीण को इतने पास देखकर जल भून रहा था और वो और कोई नहीं साक्षी थी। रीत किचन में काम कर रही थी पर उसका ध्यान कहीं और था। वो कुछ देर पहले रणविजय की बातों के बारे में सोच रही थी। फ्लैशबैक कुछ देर पहले, जब बहुत देर तक रीत को कुछ महसूस नहीं होता है तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है और फिर उसकी रणविजय को देखकर हैरानी से फैल जाती है। रीत देखती है कि रणविजय उसके सामने अपना सर झुकाए घुटनों के बल बैठा था। मिस्टर राणावत, ये आप क्या कर रहे हैं? रीत 2 कदम पीछे हटते हुए बोली। मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया था। अपने गुस्से के कारण मेरी आपकी लाइफ बर्बाद कर दी रीत, रणविजय उदास होते हुए बोला। मिस्टर राणावत, पहले तो आप खड़े हो जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप? रीत रणविजय के कंधे पकड़कर उसे खड़ा करते हुए बोली। जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ रीत, मैंने अपने लिए तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी, वो भी एक बार नहीं 2 बार, मुझे माफ कर दो। 2 बार मतलब? रीत हैरानी से रणविजय को देखते हुए बोली। हाँ रीत, मुझे तुम्हें बहुत बड़ा सच बताना है। शायद ये सच जानकर तुम मुझे माफ ना कर पाओ, शायद हमारा डाइवोर्स भी हो जाए। रणविजय सर झुकाते हुए बोला। ऐसा भी कौन सा सच है मिस्टर राणावत जो हमारे रिश्ते को तोड़ने की ताकत रखता है? रीत बारी बारी रणविजय की आंखों में देखने की कोशिश कर रही थी पर रणविजय उसे नजरें चुरा रहा था। वो रीत, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसे बताऊं? रणविजय अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोला। मिस्टर राणावत, जो बात है आप बोल दीजिए, आपको इतना परेशान देखकर मुझे टेंशन हो रही है। रीत रणविजय के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोली। रीत, मैंने कुछ भी जानकर नहीं किया था, वो बस एक गलती थी। रीत, कौन सी गलती? आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। रीत, उस रात रणविजय रीत को सच बताने वाला था कि तभी किसी की आवाज आती है। दोनों उस तरफ देखते हैं तो आदित्य दरवाजे पर खड़ा था। आदित्य, रणविजय धीरे से बोला। क्या मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया? क्या बता दो, मैं चला जाता हूँ वापस। आदित्य अंदर आते हुए हंस कर बोला। ऐसा कुछ नहीं है आदित्य जी, आप दोनों बातें कीजिए, मैं बाद में आती हूँ। रीत शर्माते हुए बोली और वहां से चली जाती है। पर रीत, मेरी बात तो सुनो। रणविजय पीछे से रीत को आवाज देते हुए बोला पर रीत वहां से चली जाती है। रीत के जाते ही आदित्य के चेहरे पर से मुस्कान गायब हो जाती है। वो मुड़कर गुस्से से रणविजय को देखने लगता है। वो रणविजय उसे घूरने लगता है। फ्लैशबैक खत्म। आखिर मिस्टर राणावत मुझसे क्या बोलना चाहते थे? आखिर ऐसा भी क्या सच है जो वो मुझे बताना चाहते थे? कहीं आशिया के बारे में तो? पर वो तो मुझे पता है। आशिया उनका पास्ट थी और पास्ट को याद करने से बस तकलीफ ही होगी। पर आखिर मिस्टर राणावत से ऐसी भी क्या गलती हो गई है जिससे वो इतना परेशान है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जिंदगी की पहेली खत्म ही नहीं हो रही है। मुझे भी उन्हें सच बताना है कि आर्थिक उनका वो आशिया का बेटा है, मेरा नहीं। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। आखिर वो पिता है उसके, उनका पूरा हक है सच जाने का। कभी कभी मुझे खुद की किस्मत पर हंसी आती है। जिस इंसान को मैं पूरी दुनिया में ढूंढ रही थी वो तो मेरे इतने पास थे और ये कैसा खेल खेला है विधि ने मेरे साथ। अरे रीत, फिर तुम विधि और किस्मत पर आ गई। अरे बाबा, मैंने बताया था ना, किस्मत नहीं बल्कि मैंने इस कहानी की राइटर ने तुम दोनों को मिलाया है। कोल्ड स्वेट स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। मैं तो बस आर्थिक को उसके पिता को सौंपने आई थी, मुझे क्या पता था कि पिता के साथ आर्थिक को माँ भी मिल जाएंगी। रीत किचन में खड़ी यही सब सोच रही थी कि तभी साक्षी गुस्से में तमतमाते हुए उसके पास आती है। तुझे कुछ समझ आ रहा है रीत? साक्षी उसके साथ सब्जी काटने लगती है और मुंह बनाते हुए बोली। वही तो समझने की कोशिश कर रही हूँ यार, रीत अपने में खोई हुई बोली। हाँ तो समझो, अगर तुम्हें समझ आ जाए तो मुझे भी समझा देना, साक्षी बेचारा सा मुंह बनाती हुई बोली। हाँ यार, मुझे समझ नहीं आता है आखिर वो इंसान चाहता क्या है। वही तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि मिस्टर राणावत क्या चाहते हैं, आखिर वो बोलना क्या चाहते थे। रीत अपने में ख्यालों में खोई हुई बोली।
हाँ वही तो मुझे भी नहीं समझ आता है मिस्टर राणावत का। साक्षी रीत की बात सुनकर जल्दी से बोली। फिर रीत की बात को समझते हुए उसके हाथ रुक जाते हैं। वो हैरानी से सोचते हुए बोली, एक मिनट मिस्टर राणावत, इसमें मिस्टर राणावत कहाँ से आ गए? साक्षी ने देखा रीत अपने में ख्यालों में खोई है तो वो उसकी तरफ देखते हुए वो रीत को हिलाती है। रीत होश में आओ, कहाँ खोई हो तुम? कौन? हाँ कहीं नहीं। रीत होश में आती हुए बोली। वो वहां से उठकर चली जाती है। अरे बताओ तो क्या हुआ है तुम्हें? साक्षी उसके पीछे आते हुए बोली। कुछ नहीं यार, तुम बताओ तुम क्या बोल रही थी? रीत बात बदलते हुए बोली। यार मैं तुम्हारे भाई से बहुत परेशान हो गई हूँ। साक्षी उदास होते हुए बोली। क्यों, अब मेरे भाई ने क्या किया? रीत मुस्कुराते हुए बोली। यही तो प्रॉब्लम है कि वो कुछ करता ही तो नहीं, मैं उसके पीछे दीवानी बनी घूमती रहती हूँ और वो है कि मेरी तरफ देखता ही नहीं है। हाँ हाँ, रीत ने एक छोटा सा जवाब दिया। क्या हाँ हाँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो उसे? साक्षी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। अरे मैं क्या बोलूं यार इसमें, मेरा भाई कोई बच्चा तो है नहीं कि जो मैं बोलूं वो वही करे। रीत साक्षी को समझाती है। हाँ न हाँ, अच्छा एक बात पूछूं? साक्षी रीत की तरफ देखते हुए बोली। हाँ हाँ, रीत काम करते हुए बोली। तुम्हारी नंद और प्रवीण के बीच में कुछ चल रहा है क्या? साक्षी ने सवाल इसलिए किया क्योंकि उसने अभी गार्डन में रिया और प्रवीण को एक दूसरे के बहुत पास देखा था और उनको इतने पास देखकर उसके मन में खलबली हो रही थी। ये क्या बोल रही हूँ, ये तुम्हें किसने बोला? ऐसा कुछ नहीं है साक्षी, और ये बात किसी से करना मत, भाई से तो बिल्कुल मत। रीत साक्षी को समझाते हुए बोली। यार ठीक है, इतना क्यों परेशान हो रही हूँ, मैंने तो ऐसे ही पूछा, इसलिए बोल रही हूँ। अपना दिमाग काम पर लगा, और वैसे भी रिया रघुवीर को पसंद करती है, उनकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है सच्ची? मतलब तब तो प्रवीण को मैं अपना बना लूंगी। साक्षी खुशी से उछलते हुए बोली। साक्षी की बात सुनकर रीत उसकी तरफ देखती है और उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए बहुत प्यार से बोली। साक्षी मेरी बात मानो तो भाई के पीछे मत भागो। मैं उनकी बहन हूँ और मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ, उन्होंने कभी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा। साक्षी मैं जानती हूँ तुम भाई को पसंद करती हो, पर एक तरफा प्यार में सिर्फ तुमको तकलीफ होगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारा दिल टूटे। साक्षी एक बात तुम हमेशा याद रखना, प्यार उसे करो जो तुमसे करता हो, ना कि उसे जिसे सिर्फ तुम करती हो। दोस्त हूँ तुम्हारी, तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी यार। इतना बोलकर रीत वहां से चली जाती है। साक्षी अपनी आंसू से भरी आंखों से रीत को जाता हुआ देख रही थी। ये तुम क्या करने वाले थे रणविजय? रीत को सच बताने जा रहे थे? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि रीत को जब सच पता चलेगा तो क्या होगा? उसको एक मिनट नहीं लगेगा तुमको और इस घर छोड़ने में। अभी तो तुम दोनों के बीच में सब ठीक होने लगा है, क्यों तू अपने हाथों से अपनी बने बनाए रिश्ते को खराब कर रहा है? आदित्य एक बार में सब कुछ बोल देता है। वही रणविजय चुपचाप आदित्य की बात सुनकर बोला। एक ना एक दिन रीत को सच पता चल जाएगा आदित्य, इससे अच्छा है मैं ही उसे सच बता दूं। ज्यादा से ज्यादा वो मुझे छोड़ देगी, मुझसे नफरत करेगी, मंजूर है, पर कम से कम मैं चैन से जी तो पाऊंगा। ऐसे मर मर कर मुझे नहीं जीना है। आदित्य रणविजय की बातों को समझ रहा था। वो रणविजय के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे समझाते हुए बोला। देख भाई, अभी अभी सब कुछ तुम दोनों के बीच में ठीक हुआ है, अभी अपने रिश्ते को थोड़ा वक्त दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम उसे कभी ये सच मत बातों में, तो बस ये बोल रहा हूँ कि जब तुम दोनों के बीच सब कुछ गलतफहमी खत्म हो जाए तब वक्त देखकर उसे सब कुछ बता देना। इतना बोलकर आदित्य वहां से चला जाता है। रणविजय को आदित्य की बात ठीक लगती है, इसलिए वो अभी रीत को कुछ नहीं बताएगा, पर उसने सोच लिया था जयपुर से वापस आते ही वो रीत को सब कुछ बता देगा। इधर मुंबई से दूर इंदौर शहर के एक आलिशान बंगले के एक कमरे में एक आदमी सोफे पर पैरों पर पैर डालकर बैठा था। उसी के सामने बड़ा सा प्रोजेक्टर चल रहा था। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था, बस प्रोजेक्टर की रोशनी उस कमरे में दिख रही थी। उस बड़े से प्रोजेक्टर में रीत रणविजय की शादी की फोटो चल रही थी। राणावत परिवार के हर एक इंसान की तस्वीर बारी बारी से आ रही थी। रणविजय और रीत के साथ से लेकर अलग अलग फोटो वो आदमी बहुत गौर से देख रहा था। वो अपने एक हाथ की एक उंगली अपने गाल पर रखते हुए धीरे से बोला। तो रीत, शर्म से तुम रीत राणावत बन गई हो? सही है, मैं राणावत परिवार के एक एक इंसान की जिंदगी बद से बदतर नहीं की तो मेरा नाम भी। वो इतना ही बोल पाया था कि तभी एक आदमी उस इंसान के पास आता है और सर झुकाते हुए बोला, सर राणावत परिवार कुछ दिनों के लिए जयपुर जा रहा है। ओह, ये तो और अच्छी बात है। फिर सोच क्या रहे हो, मेरी जयपुर की टिकट करवा दो। वो इंसान एक शातिर मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोला। वो इंसान सोफे से उठने लगता है कि तभी प्रोजेक्टर पर आर्थिक की फोटो आ जाती है। ये बच्चा कौन कौन है? वो आदमी बैठते हुए सामने उंगली दिखाते हुए हैरानी से उस आदमी से बोलता है।
सर, ये रणविजय सिंह राणावत का बेटा है, पर उन्हें ये नहीं पता है कि ये उनका और उनकी गर्लफ्रेंड का बेटा है। उन्हें ये पता है कि ये बच्चा रीत और उनके स्वर्गीय पति का बच्चा है। ओह, ये तो और अच्छी बात है। मतलब मिस रीत में इतनी ममता है कि वो उस इंसान का बच्चा पाल रही है जिस इंसान ने उससे उसका पति और बच्चा दोनों छीन लिया। वाह रीत, महानता की मूर्त हो तुम। पर मैं तुमसे भी उतनी नफरत करता हूँ जितनी इस रणविजय से। मैं सबको बर्बाद करने आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ रीत और रणविजय, तुम दोनों की जिंदगी से सारी खुशियाँ छीन लूंगा मैं। ये मेरा खुद से प्रोमिस है। वो रीत और रणविजय की सामने आती फोटो को देखते हुए नफरत भरी आवाज में बोला। राणावत परिवार 2 दिन बाद जयपुर के लिए निकल जाते हैं। रणविजय, रीत और आर्थिक ये तीनों एक कार में आ रहे थे। वही आदित्य, रिया, साक्षी, सामर्थ और प्रवीण ये सब एक कार में थे। दादी रणधीर और सिमरन एक कार में थे। रणविजय कार चलाते हुए भी 1-2 बार रीत को देख रहा था। रीत रणविजय की ये हरकत समझ रही थी। वो बाहर देखते हुए बोली, अच्छा होगा अगर आपका पूरा ध्यान डावीग पर हो, क्योंकि इस बार हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ आर्थिक हैं। रीत की बात समझकर रणविजय सामने देखने लगता है। वो धीरे से रीत का हाथ पकड़ लेता है। ऐसे अचानक से हाथ पकड़ लेने से रीत हैरानी से रणविजय को देखने लगती है। रणविजय कसकर उसका हाथ पकड़ लेता है और धीरे से चूम लेता है। रणविजय की छुअन से ही रीत की आंखें बंद हो जाती हैं। जब वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो ख्वाब देख रही थी। रणविजय ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, वो वैसे ही गाड़ी चला रहा था। ये तुझे क्या हो रहा है रीत? तू खुली आंखों से सपने देखने लगी है, और वो भी मिस्टर राणावत के साथ। तेरा ये मन और ये दिल उनकी तरफ क्यों भाग रहा है? तू क्यों उनकी तरफ खींचे चली जा रही है? क्या हो रहा है तुझे रीत? रीत मन में अपने से ही सवाल करती है। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? आर्थिक आगे रीत के पास आते हुए बोला। बेटा, हम अपनी पुश्तैनी हवेली जा रहे हैं जो जयपुर में है। रणविजय फ्रंट मिरर से आर्थिक को देखते हुए बोला। आर्थिक रणविजय की बात को अनसुना कर देता है। वो फिर से रीत से बोला, पर मम्मा, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? मुझे वहाँ नहीं जाना है मम्मा। आर्थिक, बेटा, पर क्यों नहीं जाना है? आपको पता है जयपुर में हमारी दादी बुआ हैं और बहुत लोग हैं, आपको उनसे मिलकर अच्छा लगेगा बेटा। रणविजय आर्थिक को समझाते हुए बोला। हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं अंकल, हम अपनी मम्मा से बात कर रहे हैं, तो आप क्यों बोल रहे हैं? आर्थिक की बात सुनकर रणविजय उदास हो जाता है और वो चुपचाप गाड़ी चलाने लगता है। रणविजय का उदास चेहरा देखकर रीत को अच्छा नहीं लगता। उसे आर्थिक का रणविजय से ऐसे बात करना पसंद नहीं आता है। आर्थिक, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? और अंकल तो आपको बता रहे थे ना, क्या हमने आपको यही सिखाया है? रीत गुस्से में आर्थिक को डांटते हुए बोली। मिसेज राणावत, कोई बात नहीं, बच्चा है। रणविजय मुस्कुराते हुए बोला। बच्चा है तो क्या कुछ भी बोलेगा? बहुत बिगड़ गया है ये, इसको मैं बताऊंगी, बस जयपुर पहुंचे हम। रीत आर्थिक को घूरते हुए बोली। रीत आर्थिक को और भी डांटने वाली थी, पर रणविजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और ना में गर्दन हिला देता है। सॉरी बोलो अंकल को आर्थिक। रीत आर्थिक को घूरते हुए बोली। सॉरी अंकल। आर्थिक मुंह बनाते हुए बोला। कोई बात नहीं बेटा। रणविजय मिरर में आर्थिक को देखकर मुस्कुराते हुए बोला। इधर आदित्य कार चला रहा था और बगल में प्रवीण बेटा था। पीछे सीट पर रिया, साक्षी और सामर्थ बेटा था। आदित्य तो बार बार फ्रंट मिरर से साक्षी को देख रहा था, वही प्रवीण भी घूम फिर के किसी तरह रिया को देख लेता था, और ये सब समर्थ देख रहा था। समर्थ मुंह बनाते हुए मन में बोला, हे भगवान, आपको मुझसे क्या दुश्मनी है यार? सबको उनका प्यार मिल गया, यहाँ तक कि आदित्य चाचू को, जिनको कभी कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी, उनको भी आपने इतनी सुंदर लड़की दे दी। तो मेरी क्यों नहीं सुन रही हूँ यार? अरे कब तक दूसरों की शादी में उनके ऊपर फूल डालूंगा यार? मेरे बारे में भी सोचो ना भगवान। इस बेचारे मासूम पर तरस नहीं आती क्या भगवान? गाड़ी में बहुत शांति थी। यही सोचकर प्रवीण ने रिया से बात करने के बहाने से बोला, अच्छा रिया, रघुवीर नहीं आए साथ में? रघुवीर का नाम सुनते ही रिया के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और वो उदास हो जाती है और कुछ सोचने लगती है।